नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने इसके पिछले वाली क्लास में केमिकल काइनेटिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आपको याद होगा 10 तक के क्वेश्चंस को मैंने कवर किया था और मैंने आपसे ये कहा भी था कि अब मेरी जो भी नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी उसमें मेरी कोशिश यही होगी कि हम जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हम उनको एकदम से क्लियर करें। तो आज आप सभी लोगों को मैं फिर से एक बार दो बातों को लेके आया हूं। पहली बात ये कि रोज की तरह आप 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। कैसे करना है, उसका क्या तरीका होना चाहिए, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, आप सभी लोगों को मैं आज एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा जिसको हम सभी लोग नाम देते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैं आगे चल के बताता हूं। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, यही आपका चैप्टर है जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। मैं आपसे एक बात बोल दूं, केमिकल काइनेटिक्स में अब ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 1 या 2 क्लास में और लूंगा, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर आप सभी लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है। आज आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहली बात जो एक्सरसाइज आपका है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आप क्वेश्चन नंबर मान के चलिए 16 तक के आप क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। लगभग मान के चलिए 5 या 6 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। हाँ, थोड़ा सा समय इसलिए लूंगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी लोगों को मैंने बार बार एक बात बताया है कि अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके न्यूमेरिकल करने से केवल न्यूमेरिकल सिस्टम ही नहीं मजबूत होता बल्कि आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग होती है। तो बहुत छोटी छोटी बातें रहेंगी। तो ये आप पहला टॉपिक डील करेंगे मेरे साथ। तो आप सभी लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। अगर बुक आपके पास नहीं है तो मैं ऐसी कोई ना कोई सुविधा जरूर दूंगा जिससे आपको क्वेश्चंस को जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। अब आपको मैं जो सेकंड आज बताने वाला हूं वो ये है कि टाइप ऑफ रिएक्शन। और जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन का नाम लिखेंगे तो आपको लगेगा भाई कि हम इन रिएक्शंस को कहीं ना कहीं सुन चुके होंगे। जैसे एक आपके पास होता है रिएक्शन जिसे हम सभी लोग कहते हैं सिंपल रिएक्शन। अब जो हमारे पास सिंपल रिएक्शन होता है इसे एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहा जा सकता है। और आपको याद हो तो मैंने जब कभी भी ऑर्डर को एक्सप्लेन किया था तो वहां पे एक छोटी सी बात बोला था कि अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी रहे उनको आप जोड़ दीजिएगा, वही ऑर्डर रहता है। इस बात को मैं बता चुका हूं। हाँ, जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, बस मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आपकी कोई भी एडवाइस होती है कि सर मुझे इस टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो आप उस टॉपिक को आप जरूर से जरूर हमें कमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स को भी पढ़ूंगा और उसको बहुत ही जल्द आपका कमेंट्स पढ़ के हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप सिंपल रिएक्शन है, इसका एक दूसरा नाम है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सिंपल रिएक्शन कहा जाए या एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाए तो आप सभी लोगों को क्या करना है, एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ या सिंपल रिएक्शन, ये एक ही बातें हैं जिनको आज मैं आपको बताऊंगा। और एक फाइनल जो आपके पास रिएक्शन होगा जिसे हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। या आप ऐसा कह सकते हैं कि हाउ वी कैन क्लासिफाइड टाइप ऑफ रिएक्शन एज लाइक सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आप किस बेस पे क्लासिफाइड करेंगे। ये सारी चीजों की मैं चर्चा करने वाला हूं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या होता है कि हम सभी लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से लेके अगर अच्छी तरीके से जैसे शुरुआत रहती है, अंत अगर उसी तरह से रहा, जान लीजिए आपका बहुत बेटर गया है। मैं आपसे जैसे कहा भी था कि आपकी थ्योरी मैंने बताया है, आपको लगभग 70 या 80% थ्योरी मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ, कुछ टॉपिक रह गए हैं, ऐसे धीरे धीरे मैं उन टॉपिक को भी डील करूंगा। आपको एक बात याद होगा, जब हमने ये कहा था कि आपके पूरे केमिकल काइनेटिक्स में केवल 3 ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं,
या तो रेट पूछेगा, या तो ऑर्डर पूछेगा, या तो रेट कांस्टेंट पूछेगा। इसके अलावा किसी और तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ में आए? तो आपको इन्हीं सबको पढ़ना है। तो एक काम करिए, अब आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है उसमें ये बोल रहा है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। यहां पे एक रिएक्शन दिया गया है 2A + B। आप क्वेश्चन नंबर 11 करने चल रहे हैं, याद रहे रिएक्शन आपके पास है 2A + B है। एरो मार्क यहां पर आपके पास क्या बन रहा है, बन रहा है C + D। आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा। उसके बाद कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए जो है कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, कुछ चीजें ऑब्टेन की गई हैं और आप उनको एक टेबल में देख रहे होंगे, टेबल में लिखा गया है। तो आप एक काम करिए, टेबल बना लीजिए। टेबल में देखिए 1 2 3 4 ब्लॉक हैं, तो आप 4 ब्लॉक पहले बनाएंगे। मेरे साथ आप ऐसे करते जाइए तो आप सभी लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब मेरी तो पूछिए मत। ये आप 4 ब्लॉक बना लेंगे। जैसे मैं 4 ब्लॉक बना रहा हूं, लाइन टेढ़ी जाए सीधी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधी रहेगी तो दिखने में अच्छा लगेगा। पहले वाले ब्लॉक में किया गया है कि इसने एक्सपेरिमेंट को दिखाया है कि कितना एक्सपेरिमेंट हुआ, 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट हुआ है। 1 2 3 4 हो गया। तो यहां पर आप सभी लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखाना है और उसके बाद 1 2 3 यानी आपके पास एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये और सभी ब्लॉक को आपको 4 पार्ट में क्या करना है, क्लासिफाइड करना है। जैसा आपके पेपर में है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में है, जैसे आपके बुक में है, वैसे ही आपको बनाना है। यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक्सपेरिमेंट नंबर है। फिर ए का कंसंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर में, बी का दिया है। तो अब आप एक काम करिए, कंसंट्रेशन को शो करने का सिंपल तरीका है बिग ब्रैकेट, ये दुनिया को पता है, आपको भी होना चाहिए। बी आपके पास जरा ध्यान दीजिएगा ये है और फिर उसके बाद वहां पे इनिशियल रेट दिया है। देखिए जब कभी भी भैया इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसमें इनिशियल रेट दे दे तो आप सभी लोगों को याद है वहां पे अक्सर ऑर्डर पूछा जाएगा। और मैंने ऑर्डर को डिटरमाइन करने का एक क्लास लिया था जिसमें 4 मेथड बताया था और उन चारों मेथड में पहला मेथड था क्या, इनिशियल रेट मेथड। आज उन्हीं को फॉलो करेंगे और उन्हीं के बेस पे कैसे ऑर्डर निकालना है मैं उसे फिर से बताऊंगा। थोड़ा आप देखिए, पूरे टेबल को पहले भर लीजिए। ध्यान रहिए मोल पर लीटर में है, ये मोल पर लीटर में घबराइए मत, यूनिट वगैरह लिखा है लिखने रहे। 0.1 0.3 0.3 0.4 यहां पे पहले 0.1 0.3 0.3 और पॉइंट क्या है 4 है और आगे में क्या है 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 है, 0.2 है, 0.4 है और पॉइंट क्या है 1 है। इतना आया आपके पास। अब फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, इनिशियल रेट 6 × 10⁻³ आप ऐसे लिखते जाएंगे, 6 × 10⁻³ है। यहां पे 7.2 10⁻² है, 7.2 10⁻² है। मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा, आप कर लीजिएगा। 2 पॉइंट क्या है भाई 8 है, 10 की पावर कितना है बोलो, 10 की पावर है -1 है और यहां पर देखिए 2.4 10 की पावर माइनस कितना है 2, तो आप 2.4 10 की पावर -2। ये जाके आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ है अकॉर्डिंग टू मी। अब आप इसको ऐसे बना लेंगे। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह दिया। आपसे कह रहा है कि आप रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो रेट लॉ बताने मतलब है कि आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए और दूसरी बात यह है कि आप रेट कांस्टेंट बताइए। आपको मैं बता दूं ये इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहा है कि पहले आप ऑर्डर निकालिए, क्योंकि ऑर्डर निकाल लेंगे तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी बता सकते हैं। बात समझ में आई? लेकिन चलिए आप इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे मैं आपको बता रहा हूं।
यहां पे रिएक्टेंट कितना है जरा बोलो, एक ए है और एक क्या है, बी है। आप मानकर चलिए, सपोज करिए, सपोज दैट हमारे पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो ये है, R इज इक्वल के ए और यहां पे B। अभी इसका हमको ऑर्डर नहीं पता है, मानकर चलिए x है और क्या है, y है। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे, 1। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। अब आपको मैं जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे करिए। क्या, आप जरा देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में जो दिया है वैसे रख दीजिए। R दिया गया है, क्या दिया है देखो, 6 10 की पावर -3 है। K आपको नहीं पता है। A आप जरा देखिए कितना है, देखो A का है 0.1 है और इनकी पावर x, और B भी कितना है देखो 0.1 है, इनकी पावर y, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। आया समझ में। बिल्कुल वैसे ही आप एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखो भाई, ये आपके पास दिया गया 7.2 10 की पावर -2 इज इक्वल k, और यहां पर 0.3 आ जाएगा पावर x, और यहां पे 0.2 पावर क्या हो जाएगी, y, और ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में क्या करेंगे, ऐसे पूरा बना लीजिए। इसके लिए देखो 2 पॉइंट क्या है, 88 है, 10 की पावर -1 है k, और यहां पे 0.3 है पावर x, और यहां पे पॉइंट कितना है, 4 है, पावर क्या है, y है। ये आपका फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में। ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट नंबर क्या करेंगे बोलो, फोर्थ में देखिए क्या हो रहा है। फोर्थ में आपका दिया गया 2.4 10 की पावर -2, ये k है, और यहां पर आप देखिए क्या मिल रहा है, पहले 0.4 है पावर x, और यहां पे 0.1 इसकी पावर क्या है, y है। इस तरह से ये पांचवा इक्वेशन। मतलब जितना भी एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, आप उन सारे एक्सपेरिमेंट के साथ में आप क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशंस बना लेंगे। ठीक है, 1 मिनट देख लूं सही चल रहा है सब कुछ कि नहीं। एकदम सही है। देखिए आपको जैसा भी दिया जाएगा, ठीक है, जैसा भी दिया जाएगा आप बिल्कुल वैसा ही बना लेंगे। अब बनाने के बाद अब प्रोसेस मैं बता रहा हूं क्या करना है। देखिए सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है। अब आप सोचो कि अगर मुझे x पता चल जाए, y पता चल जाए, तो मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन पहला क्वेश्चन बता सकता हूं। और अगर हमको x या y पता चल गया और r हमको किसी एक का भी ले लीजिए, एक्सपेरिमेंट का किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का ले लीजिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, अब जैसे पता चल जाएगा, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का लीजिएगा, तो वहां पर r की वैल्यू रखना, इनकी वैल्यू रखना, इनकी वैल्यू x y पता चल गया तो हम k भी निकाल सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे देखो x और y की वैल्यू निकालें कैसे। हमारे पास कितने इक्वेशन है बताओ, 4 है। अब इन चारों इक्वेशन में 4 एक्सपेरिमेंट है तो 4 इक्वेशन है। अब इनमें क्या करें कि हम सभी लोगों को बड़े आसानी से और अच्छे ढंग से ये पूरा आ जाए। ऐसा क्या करें कि x y की वैल्यू निकाल लें। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और आप इनको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ सोचिए यार कि बहुत ही इजीली जो है वो सारी चीजें निकल जाए। तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा कि जरा देखिए, हो सकता है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर मतलब फर्स्ट का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से डिवाइड करूं, तो जरा एक बात बताइए, यहां 0.1 है, यहां 0.4 है, यहां 0.1 है, 0.1 है, तो कट जाएगा। बड़ा आसान हो गया। आप वही करिए। क्या करेंगे, 1 मिनट, जो मैं बोल रहा हूं आप उसी को करेंगे। क्या, आप एक काम करिए, एक्सपेरिमेंट नंबर जो आपका फर्स्ट है या इक्वेशन के टर्म में चलेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। क्या चीज बताइए, इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। और अगर इसी को एक्सपेरिमेंट के टर्म में चलेंगे तो ऐसा कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आपका फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर आपका कौन सा, 4th वाला।
आप जरा करिए, देखिए मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं, 4 इक्वेशन है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा तरीका अपनाइए जो इजीली हो जाए। जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो दुनिया को पता है, जरा आप ये बताइए यहां इनको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां 10 पावर -3 या 10 पावर -2 है, दो तो कट जाएगा, 10 पावर -1 बचेगा, तो यहां पर टोटली क्या बचेगा 6 10 की पावर -1 और यहां नीचे बच जाएगा 2.4। मेरी बात समझ में आ गई, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा भाई। अब इस साइड देखिए क्या होगा, इस साइड अगर देखेंगे इस वाले में देखना, यहीं पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ये पोर्शन और ये पोर्शन के से के कट जाएगा, 0.1 यहां है 0.4 यहां है, पावर यक्स यक्स है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 0.1 0.4 की पावर क्या है यक्स है, मल्टीप्लाई आप देखिए y वाला फैक्टर, भाई यहां के से के कट जाएगा ना। अब इसमें देखो 0.1 है 0.1 है, ये पूरा कैंसल हो गया। यहां पर आप लिख भी सकते हैं 100 अगर है तो आप लिख लीजिए, ये आपका पूरा कैंसल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये तो आपका कहानी इसका खत्म है, तो यही इतना बचेगा। अब इनको सॉल्व कैसे करना, इन पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.6 और 2.4 इज इक्वल 1/4 की पावर क्या हो जाएगा x, ये आपका 1/4 आया, 1/4 की पावर क्या है x है। ये देखिए आप पावर कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को मैंने जैसे x की वैल्यू 1 पाया है आपको समझ में आया होगा। आपको एक बार फिर से कह रहा हूं, देखिए 4 एक्सपेरिमेंट है तो 4 इक्वेशन बन रहा है। अब चारों इक्वेशन में से आपको इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कैसे करना होगा, आप किन्हीं भी दो इक्वेशन को ऐसे डिवाइड करो कि हमें पावर इजीली कैलकुलेट हो जाए। अब यहां पर हम फर्स्ट सेकंड भी कर सकते थे, सेकंड थर्ड भी कर सकते। सोचो यार कि ऐसा कुछ करो कि ज्यादा चीजें कैंसिल हो जाएं। हमने इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ में सोचा तो हमको ये लगा के कैंसिल हो जाएगा, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, इस साइड 0.1 पावर x है 0.4 की पावर x है, हमें बड़ी आसानी से मिल गई आंसर। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1। आया आपको समझ में, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करिए, क्या आप ऐसा भी मत करिए, जैसे अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये आपके पास जो इक्वेशन है, अगर हम देखें जैसे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, मतलब एक्सपेरिमेंट सेकंड का और फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां देखो के से के कट जाएगा, 0.3 है 0.4 है, पावर x है, वो वैल्यू हम रख देंगे x की, यहां 0.2 है यहां 1 है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, मैं ही नीचे कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सेकंड में आप करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर, एक्सपेरिमेंट के टर्म में चलेंगे तो सेकंड को डिवाइड करिए फोर्थ से, यानी एक्सपेरिमेंट के टर्म में चलेंगे तो एक्सपेरिमेंट सेकंड इज डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट फोर्थ। या इक्वेशन के टर्म में चलते हैं तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए थर्ड इक्वेशन है इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा फिफ्थ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं रास्ता आसान चुनिए, बेहतर होगा, रिजल्ट भी अच्छे आएगा। इन दोनों में देखो ये 10 की पावर -2 कट जाएंगे, ये 24 है और ये 7 2, भाई पॉइंट तो सेम जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 24 तिया कितना होता है 72 होता है, तो यहां पर आप टोटल कितना पाएंगे 3, कितना टोटल पाएंगे 3। आई बात समझ में। और क्या कहते हैं इस सिचुएशन में देखिए क्या हो जाएगा, के से के कट गया, 0.3/0.4, 0.3/0.4 इनकी पावर x, और यहां पर देखो 0.2 0.1 और इनकी पावर क्या है y। हम x के जगह क्या रख देंगे 1। मैं यहीं पे सब कुछ कर दे रहा हूं, आप अगले स्टेप में करिए। x की जगह मैं रख दिया 1, क्योंकि x मुझे पता चल गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 3/4 का 1 क्या हो जाएगा 1, यहां से पॉइंट का पॉइंट कैंसल। आप पूरा देखो क्या मिल जाएगा 3/4 2 की पावर y, ये 3 से 3 कट गया, 4 इधर ला दीजिए तो बताइए 2 की पावर y इज इक्वल 4, तो 2 की पावर y इज इक्वल 2 की पावर 2, तो y को कंपेयर करिए क्या आ जाएगा 2। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपने x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिया।
जब आपने x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिया तो आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि आप रेट लॉ बताइए, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए। आप बेहिचक इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए भाई। तो r इज इक्वल, पहला आंसर मिलने वाला है a की पावर 1 b की पावर 2, यानी अगर हम सभी लोग कहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपसे कोई क्वेश्चन में कहा जाए तो आप सभी लोग 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। मतलब ये कोई भी रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। कैसा ऑर्डर का रिएक्शन है? थर्ड। अच्छा, एक बात आपसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो जो ऑर्डर होता है वो स्टोइचियोमेट्रिक के सम के बराबर होता है। यहां पे देखो स्टोइचियोमेट्रिक कितना है? 2 और इसका कितना है? 1, तो ये क्या हो गया? 3। आप इक्वेशन देख के तो पहले बता ही नहीं पाएंगे कोई एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। ऑर्डर पता चल गया 3 था, और यहां पर भी देखो 2 और क्या है? 1 है। आप कह सकते हैं हाँ ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन था, लेकिन कोई बात नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, समझ आ गया आपको। अब दूसरा इसी में कह रहा है कि आप रेट कांस्टेंट बताइए कि हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। बेहद आसान है। यहीं पे मैं आपसे कह रहा हूं आप के लिए फॉर्मूला बना लीजिए। वो r बाई क्या हो जाएगा? a, और यहां पर b की पावर क्या हो जाएगी? 2। अब आप देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, है तो थर्ड ऑर्डर का ही ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए पहले एक्सपेरिमेंट मैंने लिया तो रेट कितना है? 6, 10 की पावर कितना है? -3 है। ए कितना है? देखो 0.1 है, 0.1 और 0.1 का स्क्वायर, और ये आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये तो पूरा आंसर हमको लग रहा है 6 ही आ जा रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है 6 ही आ जा रहा है, ऐसा हमको फील हो रहा है। भाई आपको भी होना चाहिए। 0.1 है, 0.1 है ना, और इनका स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका 0.01, 0.1 और ये आपका 10³ कैंसिल हो गया, 6 आ गया। ऐसे और भी निकालना चाहते हैं तो इसका भी रेट कांस्टेंट निकाल डालो। कैसे निकालेंगे? तो इनका भी निकाल सकते हो, इनका भी निकाल सकते हो, इनका भी निकाल सकते हो, इनका भी निकाल सकते हो। तो देख लो, हो सकता है सेम आए, हो सकता है डिफरेंट भी है, देख कर बता लीजिएगा। तो इसका रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू आया है वो 6 ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है। तो मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये समझ में, हाँ थोड़ा लेंदी जरूर था लेकिन आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, पहले पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है वो सारी चीजें पढ़िए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए एकदम जान लीजिए जी लगा दिया है कि हमारे बच्चों का या हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है केमिस्ट्री की, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आप सभी लोग फीडबैक दीजिए। आप सभी लोग केवल एक दिन समय निकाल लीजिए, और निकालना केवल यही है कि अपने यार दोस्त में या अपने साथी संगति में जो भी हैं सबके पास क्लास को शेयर करो, कहो कि ये सर की क्लास है, इसे अटेंड करें। हाँ, हम जानते हैं कि हम सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि सभी लोगों को मेरी बात समझ में आए। मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ये मेरी कोशिश जरूर रहेगी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका थोड़ा सा सोचने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज अ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। इस लाइन में इसने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्या? क्वेश्चन नंबर 12 है, इस लाइन में ये दिया है कि जो हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, और उसी जगह जो रिएक्टेंट बी है वो आपको 0 ऑर्डर के रिएक्शन को फॉलो करता है। आप जरा समझिए, ए फर्स्ट ऑर्डर, बी आपका 0 ऑर्डर, और उसके बाद कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, यहां टेबल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से टेबल बनाइए आप। बहुत टेबल बन रहा है यार। देखिए, बच्चे टेबल देख के घबराते हैं, घबराइए मत, है तो डिब्बे वाला तो क्वेश्चन कर रहे हो।
और जब घबराए तो डिब्बा बन भी जाओगे। साइज वाइज पे ध्यान मत दीजिएगा। 1 2 3 4 मतलब 4 ठो इसमें भी बनाना है। 1 2 4, हाँ 2 के बाद 4 कहाँ से आता है सर? आ गया, यहाँ पे तो आया ही है। पहले वाले में हमें ये बताना है, इसमें एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और इनका रेट, वो भी इनिशियल रेट होगा, आर नॉट से दिखाया जाता है। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी आपके पास देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एक्सपेरिमेंट, ये ऐसा है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.1 है, फिर डैश है, फिर 0.4, 0.2। ठीक है, पहले में दिया गया है 0.1, यहां पर आपको भरना है 0.4, यहां पे आपको भरना है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 0.1, 0.2, अच्छा बी का सब दिया है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये इतना। फिर आगे कह रहा है 2 10 की पावर -2, 4 10 की पावर -2, 2 10 की पावर -2, 4 10 की पावर -2। ठीक है, और फिर ब्लैंक है 2 10 की पावर -2। शाबाश, आप सभी लोग भी अच्छा करिए। 2 10 की पावर क्या है? -2 है ना, इतना है। और आपसे कह रहा है कि ये जो ब्लैंक्स है ना, आप इनको भरिए। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हाँ, सिर्फ ब्लैंक्स को भरना है। देखिए कैसे करना है, उसने जो इंफॉर्मेशन दिया है, एक काम करिए उससे रेट बना लीजिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन बना लीजिए। कह रहा है अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो R इज इक्वल क्या होता है? R इज इक्वल हो जाएगा K, A की पावर क्या ऑर्डर है? फर्स्ट, तो 1 रखिए। B की पावर, B का क्या ऑर्डर है? आप देखो 0 0 रखिए। मुझे पता है किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो 1 आ जाता है, तो R इज इक्वल क्या हो जाएगा? K और यहां पर A, इसका मतलब ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। इन्हीं के हेल्प से सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? आइए हम देखते हैं। आप पहले एक्सपेरिमेंट में ध्यान देंगे तो पहले एक्सपेरिमेंट में सारी चीजें दी गई हैं, रेट भी पता है, ये भी पता है। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट से करते हैं, ये भी पता है, ये भी पता, तो K कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो आप देखो रेट कितना दिया है? 2 10 की पावर -2 इज इक्वल K, और A कितना है? 0.1, तो K इज इक्वल क्या हो जाएगा? जरा देखो 2 10 की पावर -2 इज डिवाइडेड बाई 0.1, यानी 2 10 की पावर -1, या फिर आप इससे लिख सकते हैं पॉइंट में 2। यही आपका K की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में? आ गया। अब इस K की वैल्यू को तीनों एक्सपेरिमेंट में यूज करिएगा, सबका आ जाएगा। मैं बताता हूं कैसे करना है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आप जरा देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में देखो A का कंसंट्रेशन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो वहां रेट तो दिया गया है, रेट कितना है? 4 10 की पावर -2 है, इसी पर लगना है रेट, इतना है। K आपका अभी मैंने कैलकुलेट किया 0.2 है, A नहीं दिया गया है तो आप यहां निकाल सकते हैं। पॉइंट देखिए, कंसंट्रेशन A का क्या हो जाएगा? 4 10 की पावर -2 इज डिवाइडेड बाई 0.2, ये आपका हो गया 20 10 की पावर माइनस। अब कैसे 20 हुआ जानो? पॉइंट हटाओगे यहां 40 हो जाएगा, और 2 40 में डिवाइड करोगे 20 हो जाएगा। अब इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक काम करिए, डायरेक्ट इसका भी 0.2 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 0.2, यानी यहां पर जो कंसंट्रेशन आ रहा होगा वो 0.2 आएगा, तो आप भर देंगे कितना? 0.2। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आप जरा देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में रेट पूछा है तो बड़े आराम से बता लेंगे। रेट इज इक्वल के कितना है? 0.2, और ए आपका कितना है? देखो 0.4, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा? 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। एकदम सही चल रहे हैं। अब 0.8 का मतलब क्या है?
0.8 ये आपका आंसर आया। ठीक है, अच्छा अब एक्सपेरिमेंट नंबर आप किस में आ जाइए, फोर्थ में। एक्सपेरिमेंट नंबर फोर्थ में आएंगे तो उस एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन पूछा है, तो रेट कितना है जरा देखो, 2 10 की पावर -2, के आपका 0.2 था ही, और ये आपके पास हो जाएगा ए का हमको पूछ रहा है, तो भाई आप a इज इक्वल लिख सकते हैं 2 10 की पावर -2 और इज डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये 10 आ जाएगा 10 की पावर -2, मतलब टोटल 0.1 आया, तो यानी यहां पे आप देखो 0.1 आ जाएगा। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह का जो टेबल था बड़े आसानी से हमने क्या कर लिया, उनको फिल कर लिया। अब आप पूछ रहे होंगे किसके हेल्प से फिल कर रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट के हेल्प से। बात समझ में, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं बार बार चिल्लाता रहा हूं, कहता रहा हूं कि रेट कांस्टेंट को ब्रह्मा जी का वरदान है, केवल 3 बातों से इफेक्ट होता है। पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा का होता है एक्टिवेशन एनर्जी, तीसरा का होता है कैटलिस्ट। ये बात अपने मन में, दिल में, तन में, सब में बसा डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कहता है, आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आप उससे देखिएगा। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा कहीं पे पॉइंट जो 8 आया हुआ है, हाँ थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक हो ही जाती हैं। अब यहां पर देखो तो ये आपके पास जब आप इनको सॉल्व करेंगे भैया ना, तो ये 0.08 आएगा। कितना आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। जहां भी ऐसी मिस्टेक हो आप तुरंत उसको दूर कर लीजिए भाई। ये आपके पास इतना हुआ, तो यहाँ 20 में से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो ये तो सही है, तो यहाँ 0.08 आएगा। आप इसको सुधार लेंगे तो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये तो सही होना चाहिए। कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूं ज्यादा लेंथी क्लास ना हो, लेकिन आपको तरीका मैं एकदम सही बता रहा हूं, आप वैसे करिएगा, आपका आंसर मिलेगा। अब आप जिद मत करिएगा सर आंसर आंसर आंसर, आपका तरीका सही हो तो आंसर कभी गलत हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट इज गिवन बिलो। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, चुटकी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सभी लोगों को हाफ लाइफ टाइम बताना है, हाफ लाइफ टाइम बताना है, और वो भी किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। जब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाए, जैसे रेट कांस्टेंट दिया गया, पहले क्वेश्चन का रेट कांस्टेंट दिया गया है, कितना आया है 200 सेकेंड इनवर्स। मैं कहता हूं इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है। दूसरे वाले क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दिया है 2 मिनट इनवर्स, और तीसरे वाले में दिया है 4 ईयर इनवर्स। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया ये इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे आसान कोई नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा था हाफ लाइफ टाइम का रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन 0.693 बाई के होता है। बस आप 0.693 बाई 200 रख देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आप कर लीजिएगा, और जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। बिल्कुल ऐसे इनको हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, टी हाफ इज इक्वल क्या हो जाएगा 0.693 बाई 2 हो जाएगा। इनको भी सॉल्व करिए, पर यहां जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा, और इनको करेंगे तो ये टी हाफ इज इक्वल क्या हो जाएगा 0.693 बाई 4, ये आप ईयर में आंसर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर करके दिखाइए, देखिए भैया हमको क्लास लेंदी नहीं करना है, आप इतना कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 आप 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कमाल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, आप उनको समझिएगा। मैंने आपसे एक दिन बात किया था कि कोई भी रेडियो एक्टिव का या न्यूक्लियर रिएक्शन रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करेगा, याद रहे। तो क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज, कोई बात नहीं, हाफ लाइफ टाइम इसने दिया है किसका, कार्बन 14 का। हाफ लाइफ टाइम मतलब 50%, आप समझिए, वो भी किसका है, कार्बन 14 का है।
कार्बन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कार्बन 14 होता है, जो दिया है 5730 ईयर्स, मतलब इतना साल शायद हम जिए भी नहीं। और उसके बाद कह रहा है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट containing wood had only 80% of carbon 14। एक बात ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल ढंग से मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक हमारे पास कोई वुड है, वो वुड आपका जो भी है नेचुरल नहीं है, लिविंग नहीं है, वो सूखा हुआ है, ड्राई वुड है, और वो जो वुड है उसके पास जो है कार्बन जो 14 है वो 80%, कितना है 80% है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, विद फाउंड इन अ लिविंग ट्री, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहली बात समझा रहा हूं, इसके कहने का मतलब क्या होता है। देखिए मेरी बात यह है कि आप सभी लोग समझिए, जैसे हम एक लिविंग ट्री की बात करते हैं, तो लिविंग अगर ट्री रहता है तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन 14 होता है वो डीके भी होता रहता है और प्रोड्यूस भी होता रहता है। अब बात समझिएगा, कार्बन जो आपके पास रहता है वो कार्बन 14 और डीके भी होता रहता है, प्रोड्यूस भी होता रहता है, ठीक है। इसलिए जो इसका लाइफ वगैरह होता है उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि जितना है वो बन जा रहा है, मतलब उसकी लाइफ। अब यहां क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा कि अगर यही सूखा रहता है तो वहां पर क्या हो जाता है, लिविंग तो है नहीं, प्रोडक्शन हो नहीं पाता, तो ये जो कार्बन डीके है ना वो डीके होता चला जाता है। आपसे ये कह रहा है कि जैसे एक लिविंग सिस्टम है और उसमें कार्बन 14 है और उसका हाफ लाइफ टाइम इतना समय है, समझ आ रहा है। और अगर वही चीज सूख जाती है तो जो कार्बन 14 है तो उसमें 80% बचा रहे, 80% बचा रहे, मतलब 20% डीके होने में कितना समय लगेगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है, बात समझे। मतलब ये जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, और इसमें जो कार्बन 14 है जब ये लिविंग रहता है तो इसका जो 50% कंप्लीट होना है, हाफ लाइफ टाइम दिया है 5730 ईयर्स, इतने साल में वो आधा कार्बन 14 हो जाएगा, ऐसा कह रहा है वो। यही अगर सूख जाए आर्टिफिशियल, मतलब नए तरीके जैसे हम सब लोग बनाते हैं सूखी, तो उसमें जान थोड़ी दे पाएंगे। अगर ऐसा है तो उसमें तो आपको पता होना चाहिए कार्बन 14 का डीके भी होगा, प्रोडक्शन तो होगा नहीं। अब डीके इतना हो जाए कि वो 80% बचे बस, मतलब कितना डीके होने की बात कर रहा है, स्पेशली 20% डीके होने की बात कर रहा है। तो आप दोनों टर्म में कर सकते हैं, बस आप इतना समझिए क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि 50% होने में इतना समय लग रहा है, तो इनडायरेक्टली समझिए 20% होने में कितना समय लगेगा। श्योर है 50% में जो समय लगा उससे कम लगेगा, हाँ, या आप 80% एस्टिमेट वगैरह जो भी कह रहा है वो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का है, सबसे पहले आप के निकालिए, 0.693 बाई हाफ लाइफ टाइम 5730, आप इनको निकालेंगे तो आपको किस में मिल जाएगा, ईयर में मिल जाएगा, ठीक। दूसरी बात हमसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकालने का सिंपल तरीका क्या, 2.303 बाई ये आपके पास के कितना हो जाएगा जरा देखो, 0.693 और बाई क्या हो जाएगा 5730 मल्टीप्लाई लॉग, आप बेस किसका लेंगे 10। कह रहा है परसेंट का मैटर कभी भी है तो इनिशियल 100 मानिएगा, और 20% कंप्लीट होना है, कितना परसेंट कंप्लीट होना है 20, तो 100 में से 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा 80 तो बचेगा, एक जीरो से ई कैंसल हो गया, और 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, ऐसा ही तो होगा भाई। हाँ, अब आप एक काम करिएगा, यहां पर कहीं ना कहीं जो आपके पास टी है 2.303 बाई इनको 0.693 और 5730 और यहां लॉग आपके पास 10, ये आपका आ गया कितना आ जाएगा 5/4। अब आप एक काम करिए, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मैं तरीका बता रहा हूं, कैंसल ही मत करिए, 10/8 ही किए रहिए, और जब 10/8 करे रहेंगे तो भी बड़ी इजीली ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगाइएगा, देखिए कुछ ऐसा ही आपके पास यहाँ पे किया गया है,
और आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका दिया गया 1845 ईयर दिया गया है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आपको समय मिल जाएगा, तो आप इनको कर सकते हैं। तो ये आपका 14 क्वेश्चन है। हाँ, करने का तरीका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कैसे करना है, जरा समझिएगा बात को। भाई ये तो कर सकते हो ना, ये कर सकते हो, लॉग वाला मैं बता दे रहा हूं, लॉग वाला ही केवल बता रहा हूं कि अगर लॉग आपके पास 10/8 है तो बाई में है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, log m/n का फॉर्मूला log m-n, ये आपका 1 हो जाएगा, माइनस log क्या हो जाएगा बताइए 8, और 8 को क्या लिख सकते थे, 8 को कुछ ना कुछ तो लिख सकते थे, जो भी हो, जैसे आप 2 की पावर क्या 3 लिख सकते हैं, क्या हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बोलो क्या हम 2 की पावर 3 आगे आ जाएगा तो 1 - 3 log 2, और अब देखो 1 - 3 log 2 वैल्यू 0.303 इतना आता है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 1 से माइनस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू को आप यहां रख दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1845 करीब आ जाएगा इतना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताने चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आज एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक ही बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 आपको बहुत समझाना है, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 को एक्सप्लेन करूंगा। इतना ही नहीं, उसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता दूंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं उसको समझाना चालू कर दूंगा बहुत समय ले लेगा, जो अभी मुझे लगता है उतना उचित नहीं है। आप भी एक बार प्रयास करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को समझने का। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग समझेंगे लेकिन कंफ्यूज रहेंगे, और सारी कंफ्यूजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूर करूंगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं टाइप ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा बताऊंगा, तो याद रहे हमारे पास जो रिएक्शन है, मैंने नाम भी दिया था, 2 तरह के थे। एक का था मेरी तरह बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए सिंपल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अब रिएक्शन को क्लासिफाइड क्यों कर रहे हैं, किस बेस पे, मैं बेस भी लिख दे रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब है कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना स्टेप लग रहा है, इस बेस पे रिएक्शन को आप क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। इनमें से एक रिएक्शन है सिंपल और एक रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स। सिंपल रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है, और इसका मतलब होता है सिंगल स्टेप कंप्लीटेड रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, हम उसे बोलेंगे क्या, सिंपल रिएक्शन बोलेंगे। मतलब वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, हम उसे सिंपल रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यहां बोलेंगे मल्टी स्टेप कंप्लीटेड रिएक्शन। मतलब एक ऐसा कोई रिएक्शन जो कई स्टेप में हो रहा होगा, हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मन में आपसे ये आ रहा होगा कि हम कैसे जानेंगे कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है कि कई स्टेप में हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि जब हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझ लेंगे तो मुझे स्टेप पता चल जाएगा कि वो सिंगल है कि मल्टीपल है। इसका मतलब क्या निकलता है, मैंने आपसे बोला एक बात था कि आप ऑर्डर को कभी भी रिएक्शन देख के नहीं बताएंगे, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप रिएक्शन देख के ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे वो रिएक्शन सिंपल वाला है कि कॉम्प्लेक्स वाला है। क्यों? हम रिएक्शन देख के थोड़ी बता पाएंगे सिंपल है कॉम्प्लेक्स है। जब हमको डेफिनेशन पता चला तो कहे करी सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम कह रहे थे सिंपल, और मल्टीपल स्टेप वाले रिएक्शन को कह रहे थे क्या, कॉम्प्लेक्स कह रहे थे।
हम स्टेप कैसे जानेंगे कि कितने स्टेप में हो रहा है, तो हम उसको जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा सा मल्टीपल स्टेप के बारे में और बता देता हूं। मल्टी स्टेप जो है या मल्टीपल स्टेप जो भी है, मल्टी स्टेप कंप्लीटेड रिएक्शन के बारे में और बात बताऊं। बस इतना जानिएगा, बहुत सारी सिंपल रिएक्शन जब आपस में मिलती है ना तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वो आपका इक्वल होता है सम ऑफ सिंपल रिएक्शन। मतलब बहुत सारी सिंपल रिएक्शन जब आपस में मिलती हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। और आप समझिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितनी भी सिंपल रिएक्शंस रहेंगी सबका रेट अलग अलग होगा, किसी का कम होगा तो किसी का ज्यादा होगा। तो उनमें से जिसका रेट कम होगा, एक मैं और इसी के साथ लगे हाथ बता देता हूं, जिसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। ये बड़े कमाल का स्टेप होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप। तो रेट डिटरमाइन स्टेप का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेप जिसमें रेट क्या रहेगा, कम रहेगा, उसकी स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम रहेगा। तो बोल सकते हैं लोवेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन वाला ही क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइन स्टेप कहलाता है या रेट डिटरमाइन रिएक्शन कहलाता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं भाई, क्या कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्टेप। अगर हम इस तरह देखेंगे, फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स। सिंपल मींस क्या होता है, रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड ओनली वन स्टेप। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, दैट इज द सिंपल रिएक्शन। अब एक ही स्टेप है तो इसमें एक के तरह का रेट होगा, तो यहां रेट डिटरमाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वही स्टेप ही रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। हाँ, दूसरा का क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब होता है रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड मोर देन वन स्टेप, मतलब एक से ज्यादा स्टेप में वो कंप्लीट हो रहा होगा। तो और आप बोल सकते हैं इन दिस रिएक्शन एवरी स्टेप is known as simple reaction and every step having different rate of reaction, in which having very low rate of reaction, that step is known as rate determined step and that reaction is also known as rate determined reaction। तो आप इन्हें याद रखेंगे। RDS, आप DRS सुने होंगे, ध्वनि रिव्यू सिस्टम, लेकिन यहां पर क्या है, RDS है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप सभी लोगों को मुझे लगता है कि क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप सभी लोगों से मैं जो भी प्रॉमिस कर रहा हूं धीरे धीरे मैं उस पर लागू करूंगा। और आप सब लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ज्वाइन होइए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेहनत इतना करता हूं तो आप कम से कम क्लास को लाइक तो कर दिया करिए, कमेंट्स करिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।